अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खुश ही होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है और इसका आज हम लेक्चर 01 जिसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर 05 था और वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 06 से हम पढ़ चुके थे और वो था केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू इंडिकेट 2025 के सिलेबस के मुताबिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं कि सॉलिड क्या होता है। आपको पता है कि सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर हैविंग अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। मैटर की वो हालत जहां शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उस हालत ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। आपको पता है कि गैस इज दैट स्टेट ऑफ मैटर हैविंग अ इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। गैस जिस कंटेनर में हम डालते हैं उसी कंटेनर का वो शेप भी एक्वायर करता है और उसी कंटेनर का वॉल्यूम भी पूरा का पूरा एक्वायर कर लेता है। और फिर अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर हैविंग अ इनडेफिनिट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। उसका शेप तो फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालते हैं उसी कंटेनर का शेप वो गेन कर लेता है। लेकिन अगर वॉल्यूम की हम देखें तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड की दोनों चीजें क्या है, फिक्स है, शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। फिर हम बात करते हैं कि सॉलिड की हमारे पास दो टाइप्स है। सॉलिड की हमारे पास दो टाइप्स है, एक है हमारे पास एमरफस सॉलिड और दूसरा है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो क्लासिफिकेशन की गई है सॉलिड के टाइप्स के, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ particles in 3D space। सॉलिड की दो टाइप्स है, एमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सॉलिड को हमने इन दो टाइप्स में किस बिना पर क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशन का मतलब एक्स वाई एंड जी में हमने जब इसका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखा तो इनमें से हमने कुछ सॉलिड को क्या कहा, एमरफस सॉलिड कहा, और कुछ सॉलिड्स को क्या कहा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से हम पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज एमरफस सॉलिड। ये एमरफस सॉलिड क्या होता है। अब आप कहेंगे कि वी हैव टू फोकस ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ने से पहले हमें एमरफस सॉलिड को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एमरफस को नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का समझ सही तरह से नहीं आ सकता। तो एमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं, solids are that solids are having a irregular arrangement of their particles in 3D space। इनके एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे कि रबर है, रबर इज एन एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड। सिमिलरली आप ग्लास की बात कर सकते हैं, इसी तरह आप कैंडी, इसी तरह आप कटन की बात कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एग्जांपल है, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एमरफस सॉलिड्स। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात भूल चुका हूँ, जो मैंने स्टार्ट में कहना था कि इससे पहले वाले लेक्चर 05 में जो हम पढ़ चुके थे वो था सिंथेसिस ऑफ अमोनिया या हेबर-बुश प्रोसेस, और वो जो टॉपिक था वो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम से था और केमिकल इक्विलिब्रियम का वो लास्ट टॉपिक था। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट, और इससे आज हम लेक्चर 01 पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिससे हम पढ़ने वाले हैं आज। अच्छा, तो एमरफस सॉलिड्स क्या होता है, वो सॉलिड्स है जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 3D स्पेस में क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। अब मैं पहले अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल शो नहीं करता, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी, या चलो देखते हैं यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एमरफस सॉलिड्स को हम देखते हैं कि इसका अरेंजमेंट किस तरह होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सॉलिड है और इस वो सॉलिड जो है वो दो कंपोनेंट से बन चुका है।
दो तरह के पार्टिकल्स है उनमें उनमें से एक पार्टिकल जो है वो टेट्रागोनल है और एक पार्टिकल जो है वो क्या है, पेंटागोनल है। अब इन पेंटागोनल अब ये पेंटागोनल और टेट्रागोनल पार्टिकल आपस में क्या हो रहे हैं, लिंक हो रहे, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन किस तरह कंबाइन हो रहा है जरा देखिए, पहले टेट्रागोनल था, फिर पेंटागोनल, फिर टेट्रागोनल आ गया और फिर इसके बाद फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, टेट्रागोनल आ रहा है। फिर इस टेट्रागोनल के बाद फिर से क्या आ रहा है, पेंटागोनल आ रहा है। और फिर इस पेंटागोनल के बाद हमें कहता है कि फिर हमारे पास क्या आ रहा है, टेट्रागोनल आ रहा है। और फिर इस टेट्रागोनल के बाद फिर क्या आ रहा है, पेंटागोनल आ रहा है। और इसी तरह फिर क्या आ रहा है, पेंटागोनल आ रहा है। तो अब आप जरा देखिए, इसमें जो अरेंजमेंट है वो क्या है, फिक्स नहीं है। 3D स्पेस में इसका जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फिक्स नहीं है। पहले टेट्रागोनल, फिर पेंटागोनल, फिर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, फिर पेंटागोनल, फिर टेट्रागोनल, फिर पेंटागोनल, पेंटागोनल, यानी एक फिक्स, एक खास ऑर्डर के साथ वो एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रहे। सो दिस इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। ये हमारे पास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है, क्योंकि इनमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इरेगुलर है। क्या है, इरेगुलर arrangement of particles. So this is our amorphous solid. ये हमारा amorphous solid हुआ, जैसे कि हमारे पास रबर है, ग्लास है, कैंडी, कॉटन है, एक्सेट्रा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, और ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, वो सॉलिड हैविंग अ रेगुलर अरेंजमेंट, having a regular arrangement, having a regular arrangement of particles in 3D space, जिसके पास 3D स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, रेगुलर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जांपल इनके क्या है हमें चाहिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, जैसे कि शुगर है, और साथ साथ में आप क्या ले सकते हैं, आइस, एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दिस आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी मैं अगर मैं इस तरह का अरेंजमेंट शो कर दूं, तो लेट सपोज हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और इनमें दो पार्टिकल्स हैं, एक टेट्रागोनल और एक पेंटागोनल। तो इसका अरेंजमेंट अगर हम शो करें तो वो कुछ इस तरह होगा। एक खास अरेंजमेंट हम बनाते हैं, पहले टेट्रागोनल, फिर पेंटागोनल, फिर टेट्रागोनल, फिर पेंटागोनल, फिर टेट्रागोनल, फिर पेंटागोनल। और इसी तरह ये जरा देखिए कितना फिक्स अरेंजमेंट है, टेट्रागोनल, पेंटागोनल, टेट्रागोनल, पेंटागोनल, टेट्रागोनल, पेंटागोनल। तो ये हमारे पास एक फिक्स अरेंजमेंट आ रही है। इसी तरह ये भी हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है, इसमें सारे के सारे क्या आ जाए, टेट्रागोनल, 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 यानी सारे इस तरह आ जाए। तो ये भी हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसी तरह ये भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है, जिसमें सारे क्या आ जाए, पेंटागोनल, पेंटागोनल और पेंटागोनल। तो ये भी हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्योंकि इसमें हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है, रेगुलर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट है वो क्या है, रेगुलर है। तो ये हो गई हमारे पास डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमorphous सॉलिड्स। अब जरा आप लोग बताएं, अभी आपको बिल्कुल वाज़ेह हो चुका होगा कि अमorphous सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से किस तरह डिफरेंट होते हैं। तो इसके बाद हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और फिक्स सॉलिड्स में और भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन हमने इसकी तरफ ज्यादा फोकस नहीं करना। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आज पढ़ना है कि व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सिर्फ उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ crystalline solids, physical properties of crystalline solids। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 में पढ़ता हूँ ज्योमेट्रिकल शेप, या शेप आप कह सकते हैं सिंपली ज्योमेट्रिकल शेप। तो आपको पता है कि इनका शेप जो होता है वो क्या होता है, इनका जो शेप होता है ज्योमेट्रिकल शेप वो क्या होता है, फिक्स होता है। और ये क्यों फिक्स होता है, ड्यू टू
regular due to regular arrangement of particles due to regular arrangement of particles in 3D space। यानी इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है और इसके फिक्सिंग का वजह क्या है कि इनका जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है 3D स्पेस में, एक्स में, वाई में और जेड में, वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। तो इस वजह से इसका एक खास शेप बनता है और वो शेप हमेशा फिक्स ही रहता है। तो ये हो गई हमारे पास इसकी ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर दूं, तो सोडियम क्लोराइड का जो शेप होता है वो क्या होता है, क्यूबिक। इसके जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक होता है। क्रिस्टल हम इसका इस तरह बनाते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल। आप लोग भी ये तरीका बनाने का सीखें। अगर मैंने थोड़ा खूबसूरत बना दिया तो आपको मज़ा आ जाएगा और आपको मेरा जो आर्ट सिस्टम है पसंद आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। हम कोशिश करते हैं सही से बना दे। इसी तरह इंशाल्लाह सही से बन जाएगा। थोड़ा सा गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो ये हो गई क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो ये हो गई 1 यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लेटर स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस तरह 1 यूनिट और आएगा ऊपर, फिर नीचे, फिर लेफ्ट में, राइट में, यानी एक्स में, वाई में और जेड में। और इसी तरह ये बढ़ता जाएगा और एक बड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो बेसिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो इस तरह इनके पार्टिकल्स है। यानी यहाँ पर देख ले तो यहाँ हमारे पास कौन होता है, सोडियम होता है, यहाँ होता है क्लोरीन, यहाँ पर हमारे पास होता है सोडियम, यहाँ होता है क्लोरीन, यहाँ होता है सोडियम, यहाँ होता है क्लोरीन, इसी तरह यहाँ होता है सोडियम और ये होता है क्लोरीन। तो ये हो गई हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये फिर इस तरह तरतीब देते हैं, फिर ये तो एक यूनिट सेल बन जाता है। इनके ऊपर एक और यूनिट सेल, इसके लेफ्ट में और यूनिट सेल, राइट में और यूनिट सेल, आगे और यूनिट सेल, पीछे और यूनिट सेल, और इस तरह एक बड़ा सा क्रिस्टल लेटर स्ट्रक्चर बन जाता है सोडियम क्लोराइड का। फिर हमारे पास आप बुक में भी देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं इसका पूरा क्रिस्टल लेटर स्ट्रक्चर। इस तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में हम अगर बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में। ग्रेफाइट इज एनोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। और इनमें जो कार्बन की अरेंजमेंट होती है वो किस स्ट्रक्चर में होती है, हेक्सागोनल में। जरा देख ले, ये हो गई हमारे पास 6 कार्बन इन 1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन 1 यूनिट ऑफ ग्रेफाइट। ये दूसरा यूनिट अब हम इसके साथ बनाते हैं। इसी तरह ये तीसरा यूनिट, हर यूनिट में 6 कार्बन के एटम्स होते हैं। क्लियर है। इसी तरह ये एक लेयर बन जाता है, फिर इसके नीचे एक और लेयर आता है, फिर इसके नीचे एक और लेयर आता है, और ये लेयर बाय लेयर बनता है कौन, ग्रेफाइट। आपको पता है। फिर इस लेयर और दूसरे लेयर के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जो कि वीक होते हैं, और इनके बीच तो कोवेलेंट बॉन्ड है, आपको दिखाई देता है। हर एक कार्बन ने 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। और यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर कार्बन के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हर कार्बन के साथ एक फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इस वजह से ये ग्रेफाइट जो है ये हमारे पास क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये हो गए हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ग्रेफाइट। और फिर इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। मैं इसको मिटा दो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम सिंपल MP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए
कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट जब हम किसी सॉलिड को हीट देना शुरू करते हैं और देते फिर वो सॉलिड जिस टेम्परेचर पर पिघलना शुरू करता है, तो टेम्परेचर के इस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लेट्स सपोज हम शुगर को हीट देने लगे। अब वो इसमें हमने थर्मामीटर भी रखा है, हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब हमारे पास लेट्स सपोज टेम्परेचर हमने देखा कि शुगर पिघलने लगा, फिर हमने उस थर्मामीटर को देखा, थर्मामीटर में हमें पॉइंट मिल गया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी जो पॉइंट थी वो खड़ी थी, तो हमने कहा कि शुगर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं जरा यहाँ एक ये बच्चे आ जाते हैं, फिर स्क्रीन पे थोड़ी सी लाइट कम हो जाती है, इस वजह से मैंने उस बच्चे को कहा कि फिर से नहीं आना कमरे में। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, आपको मैंने समझा दिया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब आपको मैं ये बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। अब आप ये ना कहें कि शार्प जो होता है वो तेज होता है, ये तेज वाला शार्प नहीं है। ये इस तरह की बात हम करते हैं कि आपको लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो हमारे पास शुगर है, शुगर उसका लेट्स सपोज मेल्टिंग पॉइंट कितना है। हमें बुक में दिया गया है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेट्स सपोज 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेट्स सपोज बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, या कहा है कि 150.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं, इस शुगर को हीट देना शुरू करते हैं, तो देखिए ये 150.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर पहुंचेगा, लेकिन फिर भी हमारे पास शुगर मेल्टिंग शुरू नहीं करेगा। जैसे ही हमारे पास 150.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाएगा, फौरन हमारे पास मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। यानी 150.3 से एक दर्जा भी नीचे हमारे पास मेल्टिंग शुरू नहीं होगी। और ये भी डिफरेंस है हमारे पास एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि हमारे पास एमरफस सॉलिड्स के पास मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। कभी एक पॉइंट पे वो मेल्टिंग शुरू करता है, कभी दूसरे पॉइंट पे, कभी और पॉइंट पे वो मेल्टिंग शुरू करता है। इसी तरह फिर जब ये मेल्टिंग शुरू करेगा तो इसकी मेल्टिंग यानी इसकी टेम्परेचर 150.3 से तब तक इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा जब तक हमारे पास पूरा का पूरा शुगर मेल्ट ना हो जाए। तो ये हो गई हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की बात। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है, ये हो गई दूसरी। तीसरी वो क्या है, क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन क्या होता है, तो यहाँ हमारे बुक में जो राइटिंग की गई है वो यानी रिटन फॉर्म में जो हमें क्लीवेज प्लेन समझाया गया वो कुछ इस तरह है कि दी breaking up of a larger crystal of a crystalline compound, of a compound, the breaking up of larger crystals into smaller ones with identical shape and size is called cleavage। इसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। The direction of cleavage is called cleavage प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन कहते हैं। अब मैं आपको शायद रिटन फॉर्म से समझ में ना आ जाए, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज ये हो गई हमारे पास एक क्रिस्टल लेटर स्ट्रक्चर है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड का, और इसमें इस तरह क्या है, यानी इसमें ये सीधा सीधा पॉइंट बन चुके हैं, इसी तरह ये बन चुका है, इसी तरह ये बन चुका है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ से इसको काट सकते हैं, इस तरह यहाँ से भी काट सकते हैं, और इसी तरह यहाँ से भी इसको काट सकते हैं। लेकिन जब हम इसको काटते हैं इस तरह,
तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ये वाला टुकड़ा मुकम्मल अलग हो जाता है और ये वाला यानी ये अलग हो जाता है और ये वाला अलग हो जाता है। बिल्कुल सेम ये क्या हो जाता है, इक्वल साइज़ और इक्वल शेप में क्या हो जाता है, यानी इसका भी शेप और इसका भी शेप क्या होगा, बिल्कुल इक्वल और साइज़ भी इक्वल है। आप कहेंगे सर नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया और ये बड़ा, ये इस बड़ा नहीं है, इसमें ये वाला इसकी हम बात करते हैं क्योंकि इसको आप जब फिर से क्या कर देंगे, स्ट्राइक करेंगे तो ये वाला टुकड़ा अलग हो जाएगा, फिर यहाँ स्ट्राइक करेंगे तो ये वाला टुकड़ा अलग हो जाएगा। तो ये इनके क्या हो गए, क्लीवेज हो गए। इस यानी ये इसके क्लीवेज इस यहाँ पर ये हम इसको 2 टुकड़े में तक़सीम कर सकते हैं और जिस डायरेक्शन में ये क्लीवेज हो रहा है, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन। क्लियर है? तो यहाँ हमारे पास इसको हम कहते हैं 1 क्लीवेज क्रिस्टल जिसमें हमारे पास एक क्लीवेज है, 1 क्लीवेज क्रिस्टल स्ट्रक्चर और कुछ हमारे पास इस तरह के वो हो सकते हैं क्रिस्टल जिसमें हम 2 अतराफ से क्लीवेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ इसमें इस तरह भी हम क्लीवेज कर सकते हैं और इसमें हम परपेंडिकुलर भी क्लीवेज कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको इस तरह से काटते हैं, तो ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, फिर इस तरह से काटते हैं तो ये वाला टुकड़ा बिल्कुल इक्वल डायरेक्शन में काट यानी डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। या आपने कभी बर्फ वाले के पास जब आप जा चुके हैं, तो बर्फ वाले क्या करते हैं, वो जो साँचा होता है, उस साँचे को जब वो स्ट्राइक करता है, उसके पास जो टूल्स होते हैं, तो वो बर्फ बिल्कुल इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाता है। तो वो उसका क्या होता है, क्लीवेज होता है और जिस डायरेक्शन में उसका क्लीवेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन। सिमिलरली आपके पास लेट्स सपोज़ आपने क्या किए हैं, बहुत से ईंटों का एक दीवार बनाया है, तो उस दीवार को आप यानी एक-एक लाइन में आप क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो वो इनके क्या हो गए, क्लीवेज हो गए और जिस डायरेक्शन में आप इसको काटेंगे, उसका क्लीवेज प्लेन हो जाएगा। यानी आप खुद से बना सकते हैं इस तरह के शेप और इनके क्लीवेज और इनके क्लीवेज प्लेन, अगर आपको थोड़ा-सा क्रिटिकल थिंकिंग है कि क्या हो माहिर हो। तो यहाँ फिर हमारे पास क्लीवेज प्लेन के बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी एनिसोट्रॉपी क्या होती है, फोर्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपी। तो यहाँ पर याद रखें कि ये जो हमारे पास एन है, एन का मतलब क्या है, नॉट। जो आइसो है ये मतलब रखता है सेम और जो ट्रोपस, ये ट्रोप निकला है ट्रोपस से, आइसो निकला है आइसोस से, आइसोस मीन सेम, ट्रोपस निकला है बिहेवियर से, बिहेवियर, ट्रोपस का मतलब होता है बिहेवियर। और ये वाई का टर्म जो है, ये वाई याद रखें, आई एस एम इज्म, जैसे कि पॉलीमर्फिज्म, आइसोमर्फिज्म, प्लुरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म एक्सेट्रा, ये और जब हमारे पास वाई आता है, ये हमारे पास किस चीज को शो करता है, फिनोमेना को, वो फिनोमेना जो नेचुरली होता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फिनोमेना। तो नॉट सेम बिहेवियर फिनोमेना। क्लियर है? मतलब क्या है एनिसोट्रॉपी का, कि द फिनोमेना, वो वाला फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना इन विच a crystalline solid, shows variation in a property in different डायरेक्शन। जब हमारे पास एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड हो और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन में अलग मैग्नीट्यूड रखता हो, ज्यादा हो या कम हो, और दूसरी डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड अलग हो जाए, तो इस फिनोमेना को हम उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहलाते हैं। और एमरफस सॉलिड के पास ये वाला फिनोमेना नहीं रहता। मैं यहाँ इसको मिटा दूं क्योंकि यहाँ हम इसको समझाने वाले हैं कि why crystalline forms show variation in its physical properties in different direction, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास एन आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी क्यों होती है,
एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? अच्छा, ये जो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करती है, वो कुछ प्रॉपर्टीज में शो करती है, जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव स्पेलिंग में अगर गलती हो तो इसके लिए सॉरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये वो प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड रखते हैं। इसी तरह हम एक और ले सकते हैं थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या शो करते हैं। These are the anisotropic property of crystalline solids। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड रखते हैं। क्यों? लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो दो तरह के पार्टिकल से बना है। हम इसको बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इस क्लास में, लेकिन काफ़ी डिटेल से हम इस टॉपिक को आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपने भी टाइम देना है, बोर नहीं होना। और अगर बोर हो रहे हैं तो ज़रा आप लोग वीडियो को पास करके कहीं जूस पी लें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जूस बहुत ज़्यादा यानी काम आता है। एक तो आपकी एनर्जी फिर से रिकवर हो जाएगी और एक आपकी गर्मी भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक तरह के पार्टिकल्स और एक तरह के पार्टिकल्स ये है इनमें। इनमें ये दो पार्टिकल्स है। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, इसमें इस डायरेक्शन से मैं इसमें थर्मल कंडक्टिविटी देखता हूँ, इस डायरेक्शन से इस तरह मैं जाता हूँ और इसमें मैं थर्मल कंडक्टिविटी देखता हूँ कि इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ से अगर मैं इस तरह जाऊँ, इसको मैं पॉइंट ए कह दो, पॉइंट ए से अगर मैं पॉइंट बी तक चला जाऊँ तो मेरे पास थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह होगी। और अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से इस तरह चले जाओ, यानी फ्रॉम सी टू डी में मूव करो, तो आप लोग मुझे बता दें कि यहाँ से यहाँ जाते हुए मुझे कुछ अलग टाइप की थर्मल कंडक्टिविटी मिलेगी और सी से डी तक जाते हुए मुझे कुछ अलग टाइप की कंडक्टिविटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में मुझे सेम पार्टिकल्स मिल रहे हैं, या तो ये ब्लैक कलर वाले या ब्लू कलर वाले, और इस डायरेक्शन में मुझे डिफरेंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं अल्टरनेटिव तरतीब से, पहले ब्लू फिर ब्लैक फिर ब्लू फिर ब्लैक फिर ब्लू फिर ब्लैक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह हो जाता है कि इसमें जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोएफिशिएंट है, थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड शो करता है। यानी मैं कहता हूँ कि इस डायरेक्शन में ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में कम है, इस डायरेक्शन में कम है तो इस डायरेक्शन में क्या है, ज्यादा है थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर थर्मल कनेक्टिविटी, या फिर आप इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की भी बात कर सकते हैं। ये हो गए हमारे पास वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड शो एनिसोट्रोपिक फॉर्म्स। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर इसको दिखाकर रीजन बता सकते हैं कि क्यों। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा इसका मैं एक और चीज बता दूं, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट शो मैक्सिमम या ज्यादा मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन पैरेलल फॉर्म। मुझे इसकी इंग्लिश इस तरह आती है, आप लोग वाइल शो लेस आर नॉट कंडक्टिविटी इन perpendicular direction
ग्रेफाइट जो होता है वो पैरेलल फॉर्म में कनेक्टिविटी शो करता है, लेकिन परपेंडिकुलर फॉर्म में कनेक्टिविटी शो नहीं करता। इसका मतलब ये है, जरा देख लें, मैं क्या करता हूँ, एक ग्रेफाइट का कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूँ, ताकि आपके साथ ये क्या हो जाए, ये भी आपके जहन में बैठ जाए कि ये क्या बात कर रहा है सर। तो ये हो गई हमारे पास एक लेयर ऑफ ग्रेफाइट। और इसी तरह एक लेयर में यह बनाता हूँ। इसी तरह इसके नीचे एक और लेयर आएगा, और ये लेयर भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेयर भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते। एक तो टाइम शॉर्ट है, एक बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो ज़रा देखिए इनके बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसी तरह इनके बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ज़रा देख ले, ये इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसलिए तो ये एक लेयर दूसरे लेयर के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। हम इसकी बात नहीं करते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो है एक कार्बन के साथ, हर एक कार्बन के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और वो क्यों है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक कार्बन यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बनाता है, हर एक कार्बन 3 बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है। तो आपको पता है कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इस 4 इलेक्ट्रॉन को टेट्रावेलेंट बॉन्ड में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर वक्त हमारे पास जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट में वो कितने बॉन्ड बनाता है, अलार्म होने लगा। तो इस वजह से 3 बॉन्ड तो वो बना चुका है, और 3 बॉन्ड के बाद इसके हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। और आपको पता है सॉलिड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, गुड कंडक्टर कहलाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम इस ग्रेफाइट में, यानी ये इस तरह बन चुका है, इसका ये परपेंडिकुलर फॉर्म है और ये इसका पैरेलल फॉर्म है, अगर हम इस तरह मूव करें तो हमें गुड कंडक्टिविटी मिल सकती है। लेकिन अगर इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए तो कंडक्टिविटी हमें इतना सही नहीं मिलता, क्योंकि जरा देखें यहाँ हमें एम्प्टी स्पेस मिल जाता है, और एम्प्टी स्पेस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हम पैरेलल जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी मिल सकती है, और परपेंडिकुलर आएंगे तो हमें कनेक्टिविटी या तो बहुत कम मिलती है और या नहीं मिलती। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपी। और ये किसके पास होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद के साथ जो और प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, सिमेट्री कहलाती है। अब सिमेट्री क्या होती है, डेफिनेशन इस तरह लिखा गया है कि द रिपीटिशन ऑफ एंगल्स, एजेस और सरफेस, the repetition of angles, edges or surface when a crystal is rotated about 360-degree angle along its axis। जब हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, उसके एक्सिस के इर्द गिर्द 360 डिग्री एंगल के अबाउट क्या कर लेते हैं, उसको रोटेट करते हैं। और इस रोटेशन में हमारे पास एजेस की या एंगल्स की या सरफेस की जब रिपीटेशन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, जब हम इसके कुछ एलिमेंट्स पढ़ते हैं आपको पता है कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये टर्म आ जाएगा। एक जो होता है हमारे पास नंबर 1 वो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री
प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेट सपोज हमारे पास ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ये मेरे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्लेन अगर मैं ले लूँ इसका इस तरह से, तो मैं इस प्लेन से इसको क्या कर सकता हूँ, इक्वल, बिल्कुल इक्वल दो पार्ट्स में तकसीम कर सकता हूँ। ये दो पार्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस प्लेन को मैं क्या कहता हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसी तरह मैं यहाँ पर भी एक प्लेन ले सकता हूँ, यानी इस यहाँ से भी इसको काट सकता हूँ। तो ये हो गई हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह एक और होता है हमारे पास, सेकंड हमारे पास होता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ, तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? लेट सपोज आपके पास ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के आप इस तरह एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, इस तरह एक इमेजिनरी लाइन आप बिल्कुल इसके एक्सिस में। फिर आप क्या करते हैं, इस इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द आप इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, घुमाते हैं इस तरह इस डायरेक्शन में। तो अगर आपको एक अपीयरेंस इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक से ज्यादा टाइम अपीयर हो रहा है, लेट सपोज पहले आपको ये वाला अपीयरेंस बिल्कुल ये वाला डायरेक्शन, जिसमें लेट सपोज मैंने क्या लिखा है, लेट सपोज इसमें मैं लिख दूं 1, इसमें भी लिख दो 1। तो पहले आपको ये नजर आ रहा है, फिर आप इसको जब रोटेट करेंगे तो इस रोटेशन के साथ आपको फिर से 1 आ जाएगा, मतलब इसका शेप और इसका शेप बिल्कुल सेम है। फिर आपको, अगर आपके पास ये इस तरह होना चाहिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये वाला यानी रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये 1 और ये फिर क्या होगा, ये वाला सरफेस 2 होगा। इसके बाद जो आने वाला है वो 1 है, क्योंकि ये 1 और वो 1 आपस में सेम है, और ये क्या होता है 2। तो जरा देख ले, जब आप इस क्वेश्चन को इस तरह रोटेट करेंगे तो आपको 2 नजर आएगा। 2 की अपीयरेंस एक बार हो गई। अभी आप अगर आप देखें तो पहले आपको इस किसका अपीयरेंस नजर आ रहा है, 1 का। तो आप जब इसको रोटेट करेंगे तो आपको 2 का अपीयरेंस आ जाएगा। फिर जब आप इसको फिर से रोटेट करेंगे तो आपको फिर से 1 का अपीयरेंस आ जाएगा, यानी 1 आपके पास 2 बार अपीयर हो गई। तो इस लाइन को इस तरह आप इसको फिर से लेकर आएंगे तो आपके पास 2 की अपीयरेंस फिर से आ जाएगी। तो 2 भी 2 बार अपीयर हो रही है, 1 भी 2 बार अपीयर हो रहा है। तो कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें एक फेस 2 बार अपीयर हो रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं टू फोल्ड ऑफ सिमेट्री। इसको हम कहते हैं डायड एक्सेस। या कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें एक अपीयरेंस 3 बार अपीयर होता है, एक स्ट्रक्चर या एक शक्ल या एक फेस हमें 3 बार अपीयर होता है जब हम इसको 360 डिग्री एंगल पर घुमाते हैं। तो ऐसे सिमेट्री को हम कहते हैं 3 फोल्ड सिमेट्री। और अगर 4 बार एक चीज अपीयर होता है इसको हम कहते हैं 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री एंड सो ऑन। तो ये हो गए हमारे पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसके बाद है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं क्योंकि मेरी भी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है, तो मैं कुछ पी लूं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये वाला तो बहुत आसान है, जरा देख लें। आपके पास कोई पार्टिकल है तो आप इसमें वो वाला पॉइंट सिलेक्ट करें, वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट से आप जिस साइड भी जाते हैं, तो इक्वल चीज को सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस में टकराते हैं। जरा देख लें, मैं इसको पॉइंट को लेता हूँ, तो इस पॉइंट से मैं राइट में भी जाता हूँ तो सरफेस से टकराता हूँ, और लेफ्ट में भी जाता हूँ तो सरफेस से टकराता हूँ। लेफ्ट राइट में जितने डिस्टेंस के साथ में टकराता हूँ, उतने ही लेफ्ट में भी उतने ही डिस्टेंस के साथ में इसके साथ टकराता हूँ। यानी सरफेस हमारे हमसे इस पॉइंट से राइट में जितना दूर है उतना ही लेफ्ट में भी दूर है। तो राइट और लेफ्ट अदर साइड में जो सेम डिस्टेंस आता है, उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? यहाँ से मैं इस तरफ जाता हूँ तो जितने डिस्टेंस के साथ में इस तरफ इस कर्नल के साथ टकराता हूँ, उतने डिस्टेंस के साथ में इस तरफ भी इस सरफेस के साथ टकराता हूँ। तो ये हो गई हमारे पास, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरह ये
सर्कल में भी होता है, रेक्टेंगुलर में भी होता है, ट्रायंगुलर में भी होता है। इस तरह देख ले जरा, सेम डिस्टेंस पर आपको सेम चीज मिल सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैं क्या करता हूँ, वीडियो को थोड़ा पास करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो चुकी है और आप भी थोड़ा सा जूस वगैरह कुछ पी लें। मैं लाइटिंग की भी थोड़ी बंदोबस्त करता हूँ क्योंकि लाइट थोड़ा स्लो हो रहा है बहुत।